नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ। आपने खून की नदियां बहाने वालों के नाम बहुत सुने होंगे और जिनका नाम सबसे ज्यादा लिया जाता है उनका नाम है नेपोलियन। यहिया खान, गुलबदन, हिकमतयान, स्टालिन, ईदी अमीन का नाम लिया जाता है, लेकिन अभी भी कुछ लोग दुनिया में हैं जिनके नाम आप नहीं जानते। आज हम एक ऐसे ही शख्स की बात करेंगे जिनके बारे में जानकर आपका दिमाग चकरा जाएगा। जी हाँ, ये कहानी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के पेरू की है और बात 1980 के दशक की है। यह वह समय था जब इंसानों की जान की कीमत खत्म हो गई थी। सार्वजनिक रूप से हत्याएं, बम धमाके और नरसंहार आम हो गए थे। देश के इतिहास में इस समय के बारे में लाल रंग से लिखा गया है। यह वही लाल रंग है जो दुनिया में कम्युनिस्ट झंडे का प्रतीक है। करीब 10 सालों तक चले इस खूनी संघर्ष में लगभग 70,000 लोगों की मौत हुई। यह खूनी संघर्ष था सरकार और माओवादियों के बीच, जो सत्ता हासिल करने के लिए सभी हदें पार कर चुके थे, और इस समूह का नाम था शाइनिंग पाथ रिबेल, जिसकी स्थापना अबीमेल गुज़मान ने की। इतिहासकारों की माने तो गुज़मैन इतिहास का सबसे क्रूर नेता था। गुज़मैन कभी दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर हुआ करते थे और अपनी आखिरी सांस जेल में ली। आतंकवाद और राजद्रोह के आरोप में उन्हें 1992 में गिरफ्तार किया गया और फिर गुज़मैन को कोर्ट ने उम्र कैद की सज़ा सुनाई। खबरों की माने तो गुज़मैन के गिरफ्तार होने के बाद उनके समूह को तगड़ा झटका लगा, लेकिन यह ख़त्म नहीं हुआ और दावा किया जाता है कि इसके सदस्य आज भी अलग अलग इलाकों में सक्रिय हैं। पेरू के क्रूर नेता गुज़मैन का जन्म पेरू के दक्षिणी तट पर मोलेंड के पास दिसंबर 1934 में हुआ था। ऐसा नहीं था कि अभाव के चलते गुज़मैन के भीतर विद्रोह जाग गया। गुज़मैन का बचपन हर तरह की सुख सुविधाओं से लैस था। गुज़मैन की मां का निधन जल्दी हो गया। पढ़ाई लिखाई के लिए वह एक प्राइवेट कैथोलिक सेकेंडरी स्कूल गए और बाद में अरेक्यूपा की एक यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। यहीं पर गुज़मैन जर्मन दर्शन शास्त्री इमैनुअल कांट पर अपनी रिसर्च तैयार की। यहीं पढ़ाई के दौरान मार्क्सवाद के प्रति उनका रुझान बढ़ा। समय गुजरता गया, फिर आया साल 1962 का साल। गुज़मैन अयाकुचो की सैन क्रिस्टोबल राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में प्रोफेसर की नौकरी कर ली। प्रोफेसर बनने के बाद साल 1965 गुज़मैन ने चीन की यात्रा की। ये वो कम्युनिस्ट नेता माओ जेडोंग से काफ़ी प्रभावित हुए और यहीं पर उनके दिमाग में मार्क्सवाद के प्रति रुझान पनपा। चीन से वापस आकर उन्होंने विश्वविद्यालय में उन लोगों को इसके प्रति प्रेरित किया जो वैचारिक रूप से उनसे मेल खाते थे। आखिरकार 1969 में गुज़मैन और अन्य 11 लोगों ने मिलकर शाइनिंग पाथ नाम के एक विद्रोही समूह की स्थापना की। उन्होंने अपने समूह का नाम पेरू के कम्युनिस्ट नेता जोस कार्लोस मारिया तेगोई से प्रेरित होकर रखा। मारिया तेगोई का कहना था कि मार्क्सवाद लेनिनवाद भविष्य का चमकता हुआ मार्ग है। बस यहीं से गुज़मैन एक खूंखार जानवर बन गया और सत्ता के खिलाफ सिर उठाने वाला विद्रोही समूह 80 के दशक तक गुरिल्ला बन गया था और पेरू सरकार के साथ इसका खूनी संघर्ष शुरू हो गया। धीरे धीरे गुज़मैन की सेना बढ़ती गई और सरकार के खिलाफ लड़ाई मजबूत होती गई। 1980 के दशक में एक समय ऐसा आया जब गुज़मैन के करीब 10,000 विद्रोहियों ने सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। इस दौरान जो नरसंहार हुआ उसे पेरू शायद कभी भूल नहीं पाएगा। इंसानी जीवन की कोई कीमत नहीं थी। कई रिपोर्ट्स दावा करती हैं कि करीब 70,000 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। 1992 में गुज़मैन अपने साथी के साथ गिरफ्तार हो गए और सीक्रेट मिलिट्री कोर्ट ने उन्हें उम्र कैद की सज़ा सुना दी। उनकी गिरफ्तारी से समूह को बड़ा झटका लगा और सदस्यों की संख्या सिमटकर कुछ 100 ही रह गई। विदेशी मीडिया ने एक खबर छापी जिसके हिसाब से जब गुज़मैन को जज फैसला सुना रहे थे तब अपने चेहरे पर नकाब लगाए हुए थे ताकि गुज़मैन देख न सके। तो आप समझ सकते हैं कि कितना खतरनाक था गुज़मैन का खौफ और कितना पेरू में खून की नदियां बहाई। पेरू के इतिहास में सबसे खूनी आंदोलन का अंत हो गया।